रात का दूसरा पहर था और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। मोहन की छोटी हवेली में खामोशी गहरा गई थी। साक्षी, मोहन की बहू, घुटनों पर बैठकर कांप रही थी। उसके हाथ बंधे थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहन के बड़े भाई नरेंद्र चाचा कठोर चेहरे के साथ बैठे थे और घर की औरतें शांत खड़ी थीं। नरेंद्र चाचा ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसा करते देखना पड़ेगा। बताओ किसके साथ थी तुम? ये क्या शर्मनाक हरकतें हैं। उनकी आवाज में टूटा हुआ भरोसा था। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं बेगुनाह हूं। वे तस्वीरें मेरी नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। विजय, गांव का पत्रकार जो पास ही खड़ा था, बोला, तस्वीरें डिजिटल हैं। आईपी ट्रेस से पता चला है कि इन्हें इंटरनेट कैफे से भेजा गया, वही जो गांव के किनारे है। सुनील, जो अक्सर इधर उधर की बातें जानता था, आया और बोला, मैंने कल रात उस कैफे के पास देखा था। एक लड़के अर्जुन को वहां से जाते देखा था। उसने कहा था कि उसने कुछ लोगों को पैसे देकर तस्वीरें भेजी। मोहन ने अर्जुन से बात की। अर्जुन डरता हुआ बोला, मैंने पैसे लिए थे। दीपक नाम का लड़का मुझे भेजता था। मैंने सोचा मामूली काम है, पर तस्वीरें भेज दी गईं। मोहन ने अगले दिन शहर जाके आरके डेवलपर्स की जांच करवाई, वही कंपनी जो गांव में जमीन खरीदने की बातें कर रही थी। वहां से मिले कुछ ईमेल्स और लॉग्स में दीपक का नाम और कैफे के रिकॉर्ड जुड़े हुए मिले। मोहन ने सबूत इकट्ठा किया और गांव में खुली सभा बुलाई। सभा में मोहन ने सबके सामने सबूत रखे, कैफे के आईपी रिकॉर्ड, दीपक के ईमेल्स और अर्जुन की कबूलियत। लोग हैरान रह गए। नरेंद्र चाचा भी अचंभे में था। मोहन ने कहा, यह सिर्फ बदनामी नहीं, साजिश है। किसी ने गांव की जमीन के लिए ये योजना रची है। पुलिस ने जांच शुरू की। दीपक और कुछ लोग गिरफ्तार हुए। पर सच्चाई का बड़ा मोड़ तब आया जब मोहन को दस्तावेजों में पता चला कि आरके डेवलपर्स के साथ जुड़ी कुछ कंपनियों के कागजों में नरेंद्र चाचा का नाम भी आता है। मोहन के लिए ये विश्वासघात था। वही चाचा जो परिवार में सम्मानित थे, उनकी ही मिलीभगत में साक्षी को निशाना बनाया गया था। सबूतों के सामने नरेंद्र चाचा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने शुरुआत में इनकार किया, पर दस्तावेजों के सामने झूठ पकड़ा गया। आखिरकार उसने माना कि जमीन खरीदने के लालच में उसने कुछ लोग प्रभावित कराए थे। उसकी यह हरकत परिवार में टूटन लेकर आई। साक्षी का नाम साफ हुआ, गांव का रंग बदल गया। पहले जो लोग उसे घूरते थे, वे अब शर्मसार थे, पर घर के भीतर जो टूटन हुई थी, वो धीरे धीरे ठीक हुई। मोहन ने साक्षी को समझाया, सच सामने आ गया है, पर हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। परंतु जो कुछ हुआ वो सिर्फ ऐलान भर नहीं था, उसके पीछे मानवीय जटिलताएं और पीड़ा थी। साक्षी की जिंदगी गांव में एक नई बहू के रूप में शुरू हुई थी, सीधेपन से भरी, मेहनती और कभी विवाद से दूर। मोहन के साथ उसकी मुलाकात खेत के मेले में हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच समझ बनी। गांव में नई बहू होने के नाते साक्षी हमेशा हल्की सी दीसन थी, पर बड़े घरों की नमी किसी के भी ऊपर भारी पड़ सकती थी। उसकी 2 छोटी बहनों की परवरिश ने उसे जिम्मेदार बना दिया था और मोहन के साथ शादी ने उसे एक नई दुनिया दी थी, पर उसी दुनिया में अब शक और बदनामी की छाया उतर आई थी। आसपास के लोग चर्चा करते रहे। कुछ ने कहा कि समाज में महिलाओं की आज़ादी भी खतरे में है। कई महिलाओं ने मिलकर मोहन के घर के बाहर एक सभा कर डाली, जहां उन्होंने मोहन से कहा कि गांव को ऐसी साजिशों से बचाने का तरीका ये है कि दोषियों को सार्वजनिक तौर पर सजा दी जाए। मोहन के सीने में उलझन थी। वो ये जानता था कि साजिश कितनी खतरनाक थी, पर उसके लिए सबसे कठिन चुनौती घर के भीतर के विश्वास की दरार को जोड़ना था। नरेंद्र चाचा का नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आ गया था, पर कोई ठोस सबूत नहीं होने तक लोग केवल अनुमान लगा रहे थे। इसी बीच अर्जुन, जिसकी दास्तान ने मोहन की खोज की शुरुआत की थी, बार बार सोचता रहा कि वो कैसे इस भूल को ठीक कर सकता है। उसने मोहन से विनती की, मोहन भैया, मैंने जो किया मैं उससे शर्मिंदा हूँ, पर अगर आप मेरी मदद करेंगे, मुझे सही राह दिखाएंगे, तो मैं सच सबको बता दूंगा। मोहन की कोमलता, उसने उसे माफ कर दिया, पर उसने अर्जुन से कहा कि वो पुलिस के समक्ष पूरी सच्चाई बताएगा और साथ ही सच के सबूत भी दे। अर्जुन ने बताया कि दीपक सिर्फ एक कड़ी था, उसके पीछे कुछ बड़े लोग थे जो गांव में जमीन खरीदना चाहते थे
और जिनके लिए संवेदनशील परिवारों को निशाना बनाना फायदेमंद था। मोहन ने गांव की महिलाओं से बात की। उसने उनका दर्द समझा और कहा, हमें पहले सच्चाई सामने लानी होगी, तभी हम न्याय पा सकते हैं। उसकी बातों में जो दृढ़ता थी वो सबको प्रभावित कर गई। विजय की मदद से मोहन ने और अधिक तकनीकी जांच करवाई और जैसे जैसे सुराग मिलते गए कहानी में नया रंग उभरने लगा। केवल बदनामी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित जाल था जिसमें गांव के गरीबों की जमीन छीनने की योजना थी। पुलिस ने दीपक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया, पर मामलों में उतार चढ़ाव आते रहे। पूछताछ में कुछ ने नाम लिए, कुछ लोग कपड़े बदलकर सकुशल बच निकलते रहे। फिर भी दस्तावेज और डिजिटल फुटप्रिंट ने कई सवालों के जवाब दिए। मोहन ने अपने परिवार की इज्जत और गांव के लोगों की रक्षा के लिए अदालत तक मामला पहुंचाया। अदालत में सुनवाई के दौरान कई कड़ी सच्चाइयां सामने आईं। ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, कैफे की सीसीटीवी रिकॉर्ड। लोगों के चेहरे पर जो उभर कर आया वो पछतावा, शर्म और कभी-कभी राहत थी। नरेंद्र चाचा की गिरफ्तारी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गीता माँ की आंखों से आंसू नहीं थमते थे। क्यों बेटा, उसने ऐसा क्यों किया? वो बार बार यही सवाल पूछती रहीं। नरेंद्र चाचा कमरे में बैठकर सोचा करता कि उसकी लालच ने किस तरह घर को तहस नहस कर दिया। मीडिया ने मामला उठा दिया और आसपास के कस्बों तक कहानी पहुंच गई। पर इस बार गांव वालों की सहानुभूति साक्षी के साथ खड़ी थी। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि सच्चाई क्या थी और किसने किसका उपयोग किया। कानून ने अपनी प्रक्रिया पूरी की। अदालत ने बड़े साक्ष्यों के आधार पर फैसले सुनाए। कुछ आरोपियों को सजा हुई, कुछ पर जुर्म सिद्ध हुआ और कुछ मामलों में सबूतों की कमी के कारण किसी को बरी किया गया। नरेंद्र चाचा पर भी कुछ आरोपों के लिए दंड तय हुआ। सजा के बाद बेहद मुश्किल फैसलों और पारिवारिक टूटन के बीच नरेंद्र चाचा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्णय लिया। अदालत से बाहर आते ही उसने गांव वालों के सामने कहा, मैंने गलत किया, मेरी लालच ही मेरी कमजोरी थी, मैंने परिवार और गांव को धोखा दिया, मैं माफी चाहता हूं। उसकी आंखों में शर्म थी, पर वो टूट चुका था। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। कुछ ने उसे माफ कर दिया, कुछ ने माना कि अपराध की सजा जरूरत थी। साक्षी ने माफी स्वीकार की, पर उसकी शर्त ये थी कि नरेंद्र चाचा अपना व्यवहार सुधारे और गांव के लिए कुछ करे। उन्होंने मिलकर गांव के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ जमीन और धन देने का प्रावधान किया। ये एक प्रकार का प्रायश्चित था। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे और बच्चों की हंसी बगीचों में लौट आई। पर साक्षी और मोहन की जिंदगी में जो दरार आई थी वो रातों रात भर नहीं पाई जाती थी। उन्होंने मिलकर उसे जोड़ने का निर्णय लिया और समय के साथ उस दरार की सिलवटें हल्की हो गईं। कुछ महीनों बाद जब बरसात आई और खेतों में हरियाली लौट आई, मोहन और साक्षी बगीचे में चाय के प्याले लिए बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। साक्षी ने कहा, तुमने जो किया उसने मुझे बचाया। लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे, पर सबसे ज्यादा चोट ये थी कि अपने ही इंसान ने मुझे शक की निगाह से देखा। ये जख्म धीरे धीरे भर रहा है। मोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमें मिलकर कुछ नया बनाना होगा। सच्चाई की जीत होती है, पर उसका हक जताने में बहुत मेहनत चाहिए। हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि बिना जांच के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उनकी आंखों में अब डर कम और आशा अधिक थी। गांव ने सीख लिया कि झूठ और शक से बड़ी क्षति होती है, पर सच्चाई और इंसाफ से पुनर्निर्माण संभव है। और उस शाम जब बच्चे फिर से खेल रहे थे और पुरानी पेड़ों की छांव में गांव की औरतें बातें कर रही थीं, मोहन और साक्षी ने महसूस किया कि उनका घर एक बार फिर से सुरक्षित है। पर इस बार वो सावधानी, समझ और नए बने हुए विश्वास के साथ था। रात का अंधेरा अब पूरी तरह गांव पर छा चुका था। आमतौर पर गांव की रातें शांति और सुकून से भरी होती हैं। झींगुरों की आवाज़, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज और खेतों से आती ठंडी हवा। लेकिन उस रात विठोबा गांव में कुछ और ही माहौल था। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के पास, जहां हर अमावस्या को लोग दिया जलाते थे, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रामभाऊ, गांव का सबसे बुजुर्ग किसान, अपने घर की चौखट पर बैठा तंबाकू मल रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अरे गणपत्या, उसने अपने पड़ोसी को आवाज दी, कल रात उस वाड़ीत काय झालं माहितीये का? कल रात उस बाड़ी में क्या हुआ पता है? गणपत, एक सीधा साधा किसान, तुरंत पास आ गया। रामभाऊ, मी पण ऐकले,
लोक सांगतात की कोणाचा तरी रडण्याचा आवाज आला होता, पण तिथं कोणीच नव्हतं. पास में खड़ा माधव कारभारी, गांव का पंच भी बोल पड़ा. ही काही साधी गोष्ट नाही है. लोक घाबरून गेलेत. आता तर बायका रात्री पाणी भरायला सुद्धा बाहेर जात नाहीयेत. गांव के बच्चे आपस में डरावनी बातें कर रहे थे. कोई कहता, तेथे कोणत्या तरी जुन्या आत्म्याचा वास आहे. कोई कहता, छायाचित्र नहीं तर कुणीतरी गावात लपून आहे. गांव का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था. खेतों में काम करने वाले मजदूर भी अंधेरा होने से पहले घर लौट आते थे. गांव की एक औरत सावित्री अम्मा, जो जड़ी बूटी और पुराने टोटके में माहिर थी, उसने पंचायत में कहा, हे आत्म्याचं काम नाहीये. कुणीतरी आपल्याला घाबरवायचा प्रयत्न करतोय. पण का, ते समझत नाहीये. उसकी बात सुनकर लोग दंग रह गए. अब तक सबको यही लग रहा था कि गांव में प्रेत आत्माओं का साया है, लेकिन अम्मा की बात ने शक की एक नई लकीर खींच दी. उसी रात जब सारे गांव वाले नींद में थे, किसी ने देखा कि गांव की किनारे की पगडंडी पर एक अजनबी आदमी लालटेन लेकर चल रहा है. उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन चेहरा किसी ने साफ नहीं देखा. सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई. रामभाऊ बोले, अरे हा माणूस कुठून आलाय, गावातला वाटत नाही. गणपत ने तुरंत कहा, कदाचित हाच माणूस रात्री आवाज काढतोय. अब गांव में 2 शक पैदा हो चुके थे. या तो ये सब किसी आत्मा का खेल है, या कोई इंसान गांव वालों को डराकर कुछ छुपाना चाहता है. पंचायत ने ठान लिया कि इस रहस्य की गुत्थी अब सुलझानी ही होगी. माधव कारभारी ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया. बाबूराव, शंकर, तुकाराम और गजा. आज रात आपण सगळे वाडीजवळ लपून बसू. काय खरं आहे ते शोधायचं. आज रात हम सब वाड़ी के पास छिपकर बैठेंगे. सच्चाई का पता लगाना है. सब तैयार हो गए. उस रात चारों नौजवान झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे. रात के करीब 12 बजे अचानक खेतों की तरफ से वही अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो. गजा डर के मारे कांप उठा. हे बाई कुठे आहे? वो औरत कहाँ है? तुकाराम ने उसका हाथ पकड़ा. गप्प रहा, पाहूया आधी. चुप रहो, पहले देखते हैं. और तभी झाड़ियों के बीच से वही अजनबी आदमी लालटेन लिए निकला. उसके पीछे एक बोरी थी जिसमें से कुछ हिलने की आवाज आ रही थी. बाबूराव फुसफुसाया, हाथर माणूसा है, आत्मा नहीं. ये तो इंसान है, आत्मा नहीं. नौजवान धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे. अजनबी आदमी सीधा पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया और बोरी को जमीन पर रख दिया. बोरी में से कराहने की हल्की आवाज आई. शंकर की आंखें फटी रह गई. अरे, बोरीमध्ये कोणीतरी जिवंत आहे. अरे, बोरी में कोई जिंदा है. बरगद के पेड़ के नीचे टिमटिमाती लालटेन जल रही थी. हवा में सन्नाटा पसरा था. सबकी निगाहें उस बोरी पर थीं जो जमीन पर पड़ी थी और जिसके अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी. मोहन ने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज तो किसी लड़की की है. गांव के लोग धीरे धीरे पास आए. विजय ने इशारा किया, चुप रहो सब, पहले देखो इस बोरी में क्या है. अजनबी आदमी झुककर बोरी खोलने लगा और जैसे ही बोरी खुली सब दंग रह गए. भीतर एक युवती थी. उसके हाथ पांव बंधे थे, चेहरा डरा हुआ और आंखें आंसुओं से भरी थीं. उसने हाफते हुए कहा, कृपया मुझे बचा लीजिए, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है. मोहन तुरंत उसे बाहर खींच लाया. गांव वाले उस अजनबी को पकड़ चुके थे. लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो सबका दिल दहल गया. वो और कोई नहीं बल्कि पाटिल का भतीजा भीखा था, जिसे सबने सालों पहले गांव से निकाला हुआ समझा था. रामलाल चिल्लाया, अरे, तू जिंदा है और तूने इस लड़की को क्यों बांध रखा था? ये सब क्या कर रहा है? भीखा गिड़गिड़ाते हुए बोला, गलत मत समझो, मैं इसे बचाने आया था. असली दोषी मैं नहीं हूं. गांव वाले भड़क उठे. तो फिर ये लड़की बोरी में कैसे मिली? वो लड़की कांपते हुए बोली, मेरा नाम ललिता है. मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूं. 2 दिन पहले कुछ नकाबपोश लोग मुझे उठा ले गए. उन्होंने कहा कि मुझे बोरी में छुपाकर रखना है और जब कोई पास आए तो चिल्लाना है, ताकि गांव वाले डरे और समझें कि यहाँ भूत प्रेत हैं. गांव के लोग दंग रह गए. भीखा ने गहरी सांस ली और सच उगल दिया. हाँ, ये सब शहर के कुछ लोग करवा रहे थे. उनका मकसद था कि गांव के लोग डरकर अपनी जमीन औने पौने दाम में बेच दें. उन्होंने राघव साहू और मालतीबाई को अपने जाल में फंसाया और मैं
मैं लालच में आ गया। पैसे की खातिर मैंने भी उनका साथ दिया, लेकिन जब मैंने ललिता को इस हालत में देखा, मेरा दिल कांप गया। मैं उसे बचाना चाहता था। मोहन ने कड़क आवाज में कहा, तूने अपने ही गांव के साथ विश्वासघात किया भीखा, हमें बदनाम किया और हमारी बेटियों को खतरे में डाला। भीखा रो पड़ा। हाँ, मुझसे गलती हुई, जो सजा देना हो दो। अब सारी गुत्थी खुल चुकी थी। नकली तस्वीरों और अफवाहों के पीछे राघव साहू और मालतीबाई का हाथ था। गांव वालों को डराने और जमीन हथियाने की साजिश शहर के कुछ लोगों ने रची थी। भीखा उनका मोहरा बना था। पंचायत के सामने मोहन ने कहा, अब समय आ गया है कि इन सबको पुलिस के हवाले किया जाए। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारा गांव और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। गांव वाले एक स्वर में बोले, हाँ, सच सामने आ चुका है, अब इन गुनहगारों को सजा मिलेगी। अगले दिन पुलिस ने राघव साहू, मालतीबाई और उनके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। भीखा को भी ले जाया गया। सावित्री बुआ ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, असली भूत पेड़ों झाड़ियों में नहीं, बल्कि इंसान के लालच में छुपा होता है। जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई हमें झूठ और डर से हरा नहीं सकता। गांव वाले चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। सबके दिल में अब एक नया हौसला जाग चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे उसी रात गांव वालों ने एक दिया जलाया, लेकिन इस बार वो डर भगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने संकल्प की रोशनी फैलाने के लिए था। सबने मिलकर कहा, हम अपनी मिट्टी और अपने गांव की इज्जत किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे, डर से नहीं, हिम्मत से जिएंगे। और इस तरह सारा रहस्य खुल गया। असली साजिश इंसानों की थी, जिसे गांव की एकजुटता ने नाकाम कर दिया।